हेलो एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सेबी आरए बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों हमें कांटेक्ट करते हैं, पूछते रहते हैं कि सेबी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, कितना डिफिकल्ट है, कितने टाइम में हमें ये रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, या ये रजिस्ट्रेशन हमें कौन सा लेना चाहिए, जैसे हमें इंडिविजुअल आरए बनना चाहिए, कॉर्पोरेट आरए बनना चाहिए। आपके काफी सारे जो है कुछ बैकग्राउंड्स है, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड से आता है, कोई ऑलरेडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई जो है वो सब ब्रोकर है। और ऐसे केस में अगर हम सेबी रजिस्ट्रेशन लेते हैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट, तो हमारा ये जो काम रहेगा या काम करने का तरीका ये कैसे होना चाहिए, और यहाँ पे कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, कंप्लायंस कितने डिफिकल्ट है, तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है आज तरुण नागपाल। तरुण जी जो है एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, ये सीए है, ये एलएलबी है, और उनके पास ऑलमोस्ट 19 प्लस ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस है। ये कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट फिनांस और सेबी रेगुलेशंस में काम कर चुके हैं। इन्होंने एक्सटेंसिव काम किया है सेबी रेगुलेशन, कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन को लेके। कॉर्पोरेट लॉ मैटर्स जो भी हैंडल करते हैं, ओडीआर केसेस हैं, सैट केसेस हैं, और इंटरमीडियरीज के रिलेटेड जो भी बिजनेस ग्रोथ स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेटेजी में रिक्वायरमेंट है वहां पे भी उनको हेल्प करते हैं। सो इस वीडियो में तरुण जी जो है हमारे साथ शेयर करने वाले हैं रिसर्च एनालिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, मतलब उसका एक्चुअल काम जो है वो कैसे चलता है, पूरी टाइमलाइन यहाँ पे वो बताने जा रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कितना इजी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कंप्लायंस को लेकर जो फियर है वो कितना रियल है, सोसाइटी को सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की कितनी जरूरत है, क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को इस स्पेस में क्या करना चाहिए। तो अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी फाइनेंस कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव इनटू दिस इंसाइटफुल कन्वर्सेशन विद तरुण जी एंड अंडरस्टैंड द कंप्लीट रियलिटी ऑफ आर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कंफ्यूजन टू रियलिटी। थैंक यू तरुण जी फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू तरुण जी फॉर कमिंग एंड आई थिंक मुझे लगता है आप इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि मतलब आपने जो हमें टाइम दिया हुआ है उसके लिए हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो भी व्यूअर्स है जो देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली बहुत थैंकफुल रहेंगे उस चीज़ के लिए। तरुण जी हमें जब मार्केट को जब भी हम देख रहे हैं तो हमने एक कोविड के बाद एक चीज़ देखी हुई कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया है। व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एनालिस्ट मतलब एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एक एंटिटी के हिसाब से, तो ये लाइसेंस के बारे में हम देखेंगे तो इतना अवेयरनेस अभी भी नहीं है, मतलब काफी लिमिटेड अवेयरनेस है। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आरए का लाइसेंस होता क्या है एंड शुड आइडियली कंसिडरिंग मतलब पर्सनल कि अगर किसी को चाहते है कोई क्या आरए का लाइसेंस लेना है तो क्या ये गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। Thank you, Srishanji. First of all, for inviting me on your podcast. It's a very pleasure to meet you again. And so, as far as the research analyst license is concerned, of course, yes, awareness काफी कम है. But मैं आपका एक डीप डाउन दे देता हूँ कि इसके अंदर रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करते हैं. यूजली तो वो लाइसेंसेस में काफी कंफ्यूजन है कि मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए जाना चाहिए या रिसर्च एनालिस्ट के लिए जाना चाहिए. तो रिसर्च एनालिस्ट सेबी की टर्म्स में वो लोग हैं जो वन टू मेनी के फॉर्मेट में करते हैं काम. सो बेसिकली ऐसे लोग जो रिकमेंडेशन रिसर्च रिपोर्ट्स को मल्टीपल लोगों को एट अ सेम टाइम देते हैं या भेजते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं. और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं जो वन टू वन आपके पूरे ओवरऑल 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हेल्प करते हैं. बट when it comes to research analyst ये financial planning वाला काम नहीं करते. They simply do the research and release the research reports to the public so that anyone who wants to invest into stock market they can read those research report and invest by taking that information. So Right. the job of research analyst is to provide the information so that the investor can take a better informed decision. मतलब रिसर्च एनालिस्ट जो रहता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल प्ले करता है, मतलब एक बिजनेस मॉडल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे वो क्योंकि माई सेल्फ इज रिसर्च एनालिस्ट, मैंने देखा हुआ है कि आपको एक रिपोर्ट बनाना है, एक स्टॉप पे आप काम कर रहे हो और वो सभी को दे रहे हैं. Right. तो ये स्केलेबल बिजनेस भी है. डिमांड फॉर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ये बढ़ रही है ऐसे आपको लग रहा है? जो आने वाले सालों में कैसे रहेगी, पीछे 1-2 साल अगर आप देखते हैं आफ्टर कोविड कि ये कितनी बढ़ी हुई है, और कैसा आपको इसके मतलब रिसर्च एनालिस्ट के लिए आपको आगे का फ्यूचर कैसे लगता है? सो बेसिकली सेबी ने पिछले 1 साल के अंदर रेगुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस करे हैं. गिवन
the penetration of social media after 2020 when the COVID happened. तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केट में आए, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट का कंटेंट बनाना चालू हुआ और बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल थी, सोशल मीडिया पे अवेलेबल थी एज अ एडवाइस और एज अ रिकमेंडेशन। सभी लोग उन्हीं को देखकर आगे बढ़ते थे और वहां पे कभी बार लॉसेस होते थे, कोई रिकोर्स नहीं था कि कंप्लेंट जाके कहाँ पे की जाए या क्या इसका रिकवरी हो सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर 2024 को सेबी ने अपना जो रिसर्च एनालिस्ट का रेगुलेशन था उसको पूरा कंप्लीटली ओवरहॉल किया, जो पिछले 10 साल से एग्जिस्टेंस में था। और वहां से ये एरिया, ये इंडस्ट्री एज अ रिसर्च एनालिस्ट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होना चालू हुई। वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की रिक्वायरमेंट आई, वहाँ पे आपका रिकमेंडेशन के रिव्यू के अंदर मॉडल पोर्टफोलियो को लाया गया। तो इन टर्म्स अगर हम सर्विस की बात करें, पहले रिसर्च एनालिस्ट को मॉडल पोर्टफोलियो अलाउड नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अलाउड था। अभी मॉडल पोर्टफोलियो भी रिसर्च एनालिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो जो उनका स्कोप ऑफ सर्विसेज है वो आज की डेट में बढ़ गया। पहले रिकमेंडेशन या उसकी रैशनल रिपोर्ट बनाना ही रिसर्च एनालिस्ट के प्रीव्यू में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सेबी ने इस रोल को एक्सपैंड किया। अब एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप 3 काम कर सकते हैं, तीनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसमें आता है रिसर्च रिपोर्ट बनाना, रिकमेंडेशंस देना, ऑर्डर पोर्टफोलियो बनाना, एल्गो ट्रेडिंग। ये सभी चीजें रिसर्च एनालिस्ट के प्रीव्यू के अंदर भी डालेगी, जिससे उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है या एक्सपेंशन है वो मल्टीफोल्ड हुआ। अभी भी अगर हम डेटा की बात करें तो रफली अराउंड 1700 टू 1800 रिसर्च एनालिस्ट एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वही नंबर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए रफली क्लोज टू 1000 है। और अगर हम बीएससी का डेटा एज ऑन डेट देखेंगे तो रफली 250 टू 300 एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। ये डेटा अपने आप में दिखाता है कि एक महीने के अंदर अगर 300 एप्लीकेशन रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रही हैं, तो लोगों के अंदर इस बात की जिज्ञासा है और रिसर्च एनालिस्ट बनने का एम भी है, एस्पिरेशंस भी है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए उसमें काफ़ी सारी कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है, उससे ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे एप्लीकेशंस है, जो रिसर्च एनालिस्ट की अभी बीएससी के पास अंडर प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आने वाले समय में जो रिसर्च एनालिस्ट का नंबर है, वो 2000, 2500 में भी उसके बियॉन्ड भी जाएगा। क्योंकि अब ये रिसर्च एनालिस्ट की इंडस्ट्री को जो रेगुलेशन में ओवरऑल हुए, उसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। उनका जो रेगुलेटेड एरिया था, वो बहुत कंट्रोल्ड हो गया और जो इन्फ्लुएंसर थे, उनका इम्पैक्ट जो सबसे बड़ी थ्रेट थे में रजिस्टर्ड लोगों के लिए, कि अगर मैं रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, सो व्हाट इज द एडवांटेज टू बी? एक इन्फ्लुएंसर भी वही काम कर रहा है और एक रजिस्टर्ड एंटिटी भी वही सेम काम कर रही है। तो मेरा प्रोटेक्शन कहाँ है? क्योंकि मेरा प्रोटेक्शन तो हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर अच्छा हो और वो ले जाए, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब वो रेगुलेशन ओवरऑल हुआ, तो रिसर्च एनालिस्ट के लिए एक बहुत ही वेल रेगुलेटेड एंड वेल मेंटेन्ड एक इंडस्ट्री क्रिएट हुई, और जहाँ पे उसके स्कोप ऑफ सर्विसेज को भी बढ़ा दिया गया। सेकंड, उनकी फीस का भी स्ट्रक्चर कर दिया गया। और इसके बाद अभी जब सेबी ने लास्ट ईयर में वैलिड यूपीआई का कॉन्सेप्ट निकाला, जहाँ पे कोई रजिस्टर्ड एंटिटी पेमेंट कलेक्ट कर रही है तो वो उस वैलिड यूपीआई के थ्रू ही कर पाएगी। तो ये अपने आप में इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए भी एक कारगर उपाय साबित हुआ कि अगर कोई भी क्लाइंट किसी को पेमेंट कर रहा है तो वो चेक कर सकता है कि क्या वो रजिस्टर्ड एंटिटी है या नहीं, रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। तो वहाँ पे फ्रॉड के केसेस भी कम हो। और जहाँ तक इन्वेस्टर की बात है, वहाँ पे उनको ये फायदा है कि वो उनके पास एक कंप्लेंट मैकेनिज्म है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी बात उनके पैसों के साथ होती है तो वो कंप्लेंट जा सकते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर के साथ वो नहीं है, यू डोंट हैव एनी रिकोर्स देयर। हाँ, तो वहाँ पे कोई रिकोर्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब आई तो रिसर्च एनालिस्ट पे जो विश्वास था इन्वेस्टर का, वो बहुत बढ़ा। तो आज की डेट में कई इन्वेस्टर्स हैं, वो स्पेसिफिकली इस बात को पूछते हैं कि क्या आप रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, क्या आप रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं? कि हम एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपको अपने यहाँ का भी नंबर्स मैं बताता हूँ कि हमने अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने के अंदर रफली अराउंड 20+ एप्लीकेशन वो प्रोसेस करी हैं जो इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड से आए। नाउ दे आर फोर्स्ड टू टेक रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस बिकॉज़ लोग अवेयर हो चुके हैं। तो वो अवेयरनेस इन्वेस्टर्स में नहीं थी, सेबी ने उसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है
और अब वो अवेयरनेस इन्वेस्टर्स को है, नाउ दे आर एक्टिवली सीकिंग कि जो रिकमेंडेशन हमारे को मिल रही है, जो रिसर्च रिपोर्ट हमारे को मिल रही है, वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी के थ्रू ही मिले। तो ऑफ कोर्स वो डिमांड आने वाले समय में और बढ़ेगी। एंड एज वेल एज सेबी का एक मीटिंग हुआ था कुछ महीने पहले, जहां पे उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात मेंशन करी थी कि हमने इस कैपेसिटी को बढ़ाना है, मींस जो रिसर्च एनालिस्ट की कैपेसिटी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैपेसिटी है, उसको हमने इंक्रीज करना है। की वजह से जो एप्लीकेशन प्रोसेस थी वो भी उन्होंने आसान करी, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा कम कर दिया रिसर्च एनालिस्ट की एप्लीकेशन में, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा होता था, तो वो भी एक अपने आप में डीमोटिवेशन था। इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है और ये सही टाइम है इस टाइम अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस इस समय पे अप्लाई करना चाहता है तो यूजुअली मतलब लाइसेंस अप्लाई करना, तो जैसे हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट एंड कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट, ये दो एंटिटीज या दो एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि जब पहले तो सबसे पहले तो एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करनी है, जो सबसे बड़ा हर्डल है, लेकिन उसके बाद होता है कि हमें कौन से लाइसेंस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं, इवन दे वांट टू गेट इनटू इट। सेकेंडली, जो ब्रोकिंग बिजनेस में थे, जिनके काफी अच्छे खासे क्लाइंट बेस है, वो लोग इसमें आना चाहते हैं। कोई ऑलरेडी कोई एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, वो आना चाहते हैं। कोई सीए फॉर्म में है जो आना चाहते हैं। तो ऐसे मतलब आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इन्होंने कौन से टाइप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो शीतल जी, इसके अंदर अभी सेबी ने सेबी दो टाइप की एप्लीकेशन लेता है। एक लेता है इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट की, जैसा आपने बोला, और एक कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट, जिसे रिसर्च एंटिटी भी बोलते हैं। और इंडिविजुअल के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं, फुल टाइम इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट एंड पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट। दो इंडिविजुअल के अंदर भी दो सब कैटेगरी हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में पार्ट टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉर्पोरेट में सिर्फ एप्लीकेशन जो जाती है वो कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट के नाम पे जाती है। जो की पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, वो है स्केलेबिलिटी का। अगर कोई बंदा कोई भी एप्लीकेंट अगर मल्टीपल काम में जाना चाहता है, मींस अगर वो रिसर्च का काम भी करना चाहता है, वो एजुकेशन का काम भी करना चाहता है, वो म्यूचुअल फंड का भी काम करना चाहता है, या मे बी को और कोई साथ में काम करना चाहता है, तो ये पॉसिबल हो पाता है कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट की एप्लीकेशन के अंदर। सेबी का एक कॉन्सेप्ट है क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन, जहां पे सेबी ये बोलता है कि अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं तो आपको उन कामों के बीच में एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना है, सो दैट यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम आप उन्हीं के थ्रू कर रहे हो। सो अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड का काम म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट देख रहा है आपकी कंपनी में, और अगर आप रिसर्च का काम कर रहे हैं तो वो रिसर्च वाला काम कर रहा है ना। अकॉर्डिंगली जो फीस है वो भी सेपरेट डिपार्टमेंट में वो अकाउंट फॉर होना चाहिए। ये जो क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिविजुअल लाइसेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज आप ही इंडिविजुअल हैं और आप ही मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। आता है। वहां पे एक्चुअल में कोई भी आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज द रीजन इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट है वो सीमित हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च को लेके, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ वो रिसर्च या रिसर्च रिपोर्ट या रिकमेंडेशन, मॉडल पोर्टफोलियो, एल्गो, यही जो रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल एक्टिविटीज में जाना है तो आपको जाना चाहिए कॉर्पोरेट आरए के लाइसेंस में, जो कि ये अलाउ करता है आपको कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके अंदर आप डिफरेंट डायरेक्टर रख के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, आप वो मल्टीपल एक्टिविटीज को कैरी कर सकते हैं। तो स्केल का जब बात आती है, तो स्केल के लिए जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, चाहे वो एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, वही दोनों अप्रोप्रिएट होते हैं। बट अगर आपको स्केल की तरफ नहीं देख रहे, आप सिंपल अपने रिसर्च के काम में आपको रिसर्च करना पसंद है और आप उस रिसर्च को ही करना चाहते हैं, और आप या तो इंडिविजुअल क्लाइंट्स के साथ या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं उस रिसर्च को लेकर, तो आपको इंडिविजुअल लाइसेंस प्रेफर करना चाहिए। और अगर सपोज मेरा आगे जाके बिजनेस बढ़ता है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बाकी भी स्कोप्स हैं, या जो मेरे पहले के बिजनेस थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे या ब्रोकर थे, फिर उन्होंने अपना जो लाइसेंस है वो सरेंडर कर दिया, मतलब अपनी जो सर्विसेज है वो उन्होंने सरेंडर करके फिर रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लिया। वो लोग यहाँ अच्छा कर रहे हैं। तो क्या आपका जो इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट का जो ये लाइसेंस है, ये ही कन्वर्ट हो सकता है कॉर्पोरेट आरए में, अगर इवेंचुअली इफ वी वांट टू डू सो? तो शीतल जी, इसके अंदर
मैं एक बात क्लियरिफाई करता हूँ कि जो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो सेबी रेगुलेशंस में एग्जिस्ट नहीं करता। जो कंपनी एक्ट है जहाँ पे कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है वहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है उस लॉ के अंदर, बट वो लॉ डिफरेंट है। बट सेबी का लॉ डिफरेंट है इन सेंस कि आप इंडिविजुअल लाइसेंस को कन्वर्ट नहीं करा सकते कॉर्पोरेट में। प्रोसेस क्या होगा कि अगर आपको इंडिविजुअल से कॉर्पोरेट के अंदर अगर आपको जाना भी है, स्केल करना भी है बात के अंदर, तो वो साथ में आपको कॉर्पोरेट एंटिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और उसके नाम पे आपको सेबी के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन जाएगी उस टाइम पे, और वो फ्रेश एप्लीकेशन जाएगी तो आपका जो इंडिविजुअल लाइसेंस है उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस कि अगर आपको इंडिविजुअल से कॉर्पोरेट में जाना है तो पहले आप अपना लाइसेंस सरेंडर करिए और कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई करिए, या पैरेलली कर लीजिए ये दोनों एक्टिविटीज कि कॉर्पोरेट का एप्लीकेशन की प्रोसेस चल रही है और आपने इधर से सरेंडर की भी एप्लीकेशन भी लगा दी। बट एज फार एज द कन्वर्जन कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। वो दोनों सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन ट्रीट होंगी सेबी के रेगुलेशन। अच्छा, लेकिन अगर जैसे मैंने आज अप्लाई कर दिया कॉर्पोरेट आरए के लिए, और इसका आपको पता ही है कि आने में काफी टाइम जा रहा है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस होके जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स का टाइम जाता है। तो तब तक क्या इंडिविजुअल आरए अपना जो एक्टिविटी है, ये बिजनेस एक्टिविटी जो चल रही है रिसर्च एनालिस्ट की, वो कंटिन्यू रख सकता है? हाँ, वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप या तो पहले सरेंडर करेंगे और उसके बाद कॉर्पोरेट का अप्लाई करेंगे। उसके अंदर ऑब्वियसली ये डिसएडवांटेज है कि जो कॉर्पोरेट की एप्लीकेशन है वो 3-4 महीने लेगी अप्रूव होने के अंदर। तो वो टाइम पीरियड के अंदर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा अगर आप पहले ही सरेंडर कर चुके सरेंडर कर चुके हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप दोनों को पैरेलल कर लीजिए कि आपने कॉर्पोरेट एप्लीकेशन अप्लाई करी, उसको जो 2-3 महीने लगने हैं वो अप्लाई होगा, और एट दी पैरेलल आप सरेंडर की एप्लीकेशन करिए। सरेंडर की एप्लीकेशन अप्रूव होने में भी लगभग 1 से 2 महीना लगेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब तक आपका सरेंडर एप्लीकेशन फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं आता और एक्सेप्ट नहीं हो जाता और सेबी से आपके पास वो कॉन्फर्मेशन नहीं आती, तब तक आप अपनी रिसर्च एनालिस्ट की एक्टिविटीज कैरी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप पहले कॉर्पोरेट का एप्लीकेशन अप्लाई करिए, आपके पास कॉर्पोरेट लाइसेंस आ गया, और वो लाइसेंस आने के बाद आप इंडिविजुअल लाइसेंस की सरेंडर की प्रोसेस चालू करिए। इसके अंदर कोई भी ओवरलैप नहीं है। जब तक आपका कॉर्पोरेट लाइसेंस आता है तब तक अगर आप इंडिविजुअल लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं, और उस टाइम तक आप अपनी रिसर्च की एक्टिविटीज को कैरी कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में इंटीमेशन सेबी को देना दिया कि काइंड ऑफ अ कंडीशनल हो गया कि जब भी मुझे मिलेगा तभी मैं ये अभी लाइसेंस हम सरेंडर करेंगे। राइट राइट। अभी इसमें सेबी ने वो कॉन्फर्मेशन मांगना भी बंद कर दिया। पहले वो मांगते थे कि आपके पास क्या कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, और फिर उसके बाद वो कॉन्फर्मेशन होता था कि नया लाइसेंस मिलने के बाद आप ये वाला सरेंडर करेंगे। लेकिन अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया। जैसा मैंने पहले बताया कि जो ईज ऑफ एप्लीकेशन है, ईज ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है, वो सेबी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी रिड्यूस हो गया है, और प्लस जो प्रोसेस है वो और भी सीमलेस हो गई है। ग्रेट। तो अभी मतलब कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सभी के दिमाग में वो एक ही बड़ा क्वेश्चन होता है कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की तैयारी, मतलब आज मैंने अगर मैं फ्रेश अप्लाई करने के बारे में या फ्रेश ये इंडस्ट्री में आने के बारे में सोच रही हूँ रिसर्च एनालिस्ट के, तो एनआईएसएम प्रेपरेशन से लेके सेबी रजिस्ट्रेशन आने तक आप ये टाइमलाइन कितना लेके चल सकते हैं हम? तो मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ, एक्सट्रीम्स को मैं छोड़ देता हूँ। इसके अंदर एनआईएसएम का अगर एग्जाम की बात करें तो रफली अराउंड वो 1 से 1.5 महीने के आसपास लगेगा एनआईएसएम एग्जाम का। हाँ, ये हम भी बोलते हैं यूजुअली इतना टाइम तो लगता ही है। मिनिमम इतना टाइम, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट प्रिपरेशन, इट्स मोर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स। कई बार जो कैंडिडेट होता है उसने प्रिपरेशन कर रखी होती है लेकिन स्लॉट्स ही नहीं मिलते, 3-3 महीने तक स्लॉट्स नहीं मिलते। जैसे बहुत जो इंटीरियर्स में रहते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि वंस इन अ वीक ही एग्जाम हो रही है कोई सेंटर्स पे। जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, क्योंकि वहां पे वो आउटसोर्स सेंटर्स हैं ऑनलाइन, तो वहां पे डेट्स बहुत लेट मिलती हैं। और जो मेट्रो सिटीज हैं जहाँ पे मल्टीपल सेंटर्स हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो 2-2, 3-3 महीने की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो 2-2, 3-3 महीने सेबी ने इतने सारे एग्जाम्स कंपलसरी कर दिए एनआईएसएम में कि हर एक जाके एग्जाम ही दे रहे हैं, अलग अलग सर्टिफिकेशंस के। मैंने जब एनआईएसएम का एग्जाम दिया था तो मुझे लगभग 3 महीने बाद की डेट मिली थी, जबकि प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन डेट मेरे को 3 महीने बाद की मिल रही है। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं।
तो मैं एवरेज 1.5 महीने का टाइम लेके चलता हूँ कि अगर आप टीयर 2 सिटी में हैं या मेट्रो सिटीज में हैं, दोनों ही केस में एवरेज आउट होके वो लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको NISM में लगेगा। करेक्ट। कृषि ये रहता है कि जैसे ही आप अपना NISM का एग्जाम पास करें, उसी के बाद आप अपने एप्लीकेशन को अप्लाई कर दें, क्योंकि आपका NISM का जो सर्टिफिकेट है उसको आने में लगभग 10 से 12 दिन लगेंगे, और 10 से 12 दिन एप्लीकेशन प्रिपरेशन में ही चले जाते हैं। तो एप्लीकेशन का जो टाइम है वो रफली अराउंड 2 से 2.5 महीने के बीच में है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हैं और उसके बाद जो फॉलोअप क्वेश्चन आए, फॉलोअप डॉक्यूमेंट्स आए रेगुलेटर की तरफ से, वो भी आपने टाइमली सबमिट करें। डिले कब होता है? डिले 3 केसेस में होता है। एक तो आपके जो इनिशियल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपने प्रॉपरली सबमिट नहीं करे या प्रॉपरली अपलोड नहीं करे, तो होगा क्या, जब आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनी में आएगी उन्हीं डॉक्यूमेंट पे आपको दोबारा क्वेश्चन आएगा, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। ये एप्लीकेशन टाइम को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशन का फ्लो होता है, तो वो राउंड रॉबिन मेथड लगाते हैं कि जो एप्लीकेशन को हमने चेक कर लिया फिर देन इट विल गो टू लास्ट एंड देन इट विल कम बैक। सो वो पूरा का पूरा प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है टू एंड फ्रो। तो आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट का सेट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड जो डिले कॉज करेगा, वो डिले कॉज करता है आपका जो फॉलोअप क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग एप्लीकेशन लगाते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जो रेगुलेटर है वो आपसे फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फॉलोअप डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, और कुछ जगह पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी इनिशियल लिस्ट का पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंटेशन मांग लेते हैं उसके रिगार्डिंग। When they enter into a probe kind, मतलब जब ये Yes. लोग और ज्यादा कुरेद के देखते हैं चीजें, तो उनको लगती है कि यहाँ पे भी सवाल हो गया, ये भी चीजें चाहिए होंगी, अगर पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल। राइट। और अब ये वाला जो पॉइंट सेकंड मैंने आपको बताया कि एडिशनल डॉक्यूमेंट, ये भी अगर टाइमली सबमिट नहीं करते, क्योंकि अगर BSc की आपके पास मेल आई, आपने इग्नोर कर दी और वो मेल पड़ी हुई है आपके पास और आपने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, तो होगा क्या, वो एप्लीकेशन को और लॉन्ग कर देगा। अगर इन दो जगह पे आपने प्रॉपर मैनेजमेंट करा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट आए हैं और आपने टाइमली सबमिट करे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन 2 से 2.5 महीने में प्रोसेस होती है। तो जैसे हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है, 15 दिन के बाद जैसी एप्लीकेशन फाइल हुई, विद इन 15 डेज वी स्टार्ट आस्किंग दी एप्लीकेंट कि आपके पास कोई BSc की मेल आई है, BSc की मेल आई है तो एक्शन करेंगे या उसके ऊपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन देना है वो हम टाइमली सबमिट करते हैं, और वो विद इन अ डे और 2 वो सबमिट करके वो एप्लीकेशन आगे प्रोसेस के लिए जाती है। अभी रिसेंटली रेगुलेटर ने AI का भी यूज करना चालू किया है। अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे एप्लीकेंट के प्रोफाइल पे उन्होंने AI रन किया और पता लगा कि उन्होंने GST की इंफॉर्मेशन को हाइड किया। GST नंबर था उनके पास, उनके नाम पे GST नंबर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब हमने एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने वो हमको सबमिट नहीं करा एंड सेइंग कि मेरे पास GST नंबर नहीं है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस करी। जब उनका AI स्कैन हुआ तो वो GST नंबर निकल के आया। अब क्योंकि वो सबमिट नहीं करा था, इट इज अ काइंड ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटर सीज इट वेरी वेरी विद अ स्ट्रिंजेंट इंटेस्ट। तो उनके लिए फिर हमें एक बड़ा सा रिप्लाई करना पड़ा, एक अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा, तो वो सब प्रोसेस और आपके एप्लीकेशन को डिले कर देगी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके ट्रुथफुल है उसको आप, अगर आप खुद एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो खुद भी, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू लगवा रहे हैं एप्लीकेशन तो उनको भी आप क्लियर करिए पिक्चर, सो दैट वो एप्लीकेशन को 2 से 2.5 महीने के अंदर प्रोसेस करवाया जा सके। अदरवाइज ये AI स्कैन्स एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल डिक्लेरेशंस, इनकी रिक्वायरमेंट को पैदा करते हैं, और हो सकता है कि अगर कोई ऐसी कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन उनको मिलती है तो उस केस में जो रेगुलेटर है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और एक बार अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और उसके ये कमेंट आ गया बिकॉज ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, it will be very very difficult for you to reapply for any license in future. तो ऐसे केस में जैसे अभी ये BSc हैंडल कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये BSc के पास है। पहले जब भी सेबी का रजिस्ट्रेशन आया था तो वो तो सेबी के पास था, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा था। मतलब आई गॉट माई लाइसेंस इन नियरली 15 days पीरियड। तो ये तो मतलब एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मुझे लग रहा है इन दिनों में। व्हाट डू यू थिंक कि अभी भी इतना ही टाइम, मतलब इतने टाइम में तो नहीं हो सकता है, राइट? एंड व्हाट इज द रीजन बीइंग आई एम गेटिंग डिलेड, मतलब अपार्ट फ्रॉम हमारे से डिले हो रहा है या सिस्टम से नहीं सॉरी हमारे से डिले हो रहा है, क्या सिस्टम से भी डिले हो रहा है?
नहीं, इसमें ना तो आपकी तरफ से डिले हो रहा है, ना ही सिस्टम की तरफ से डिले हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि प्रोसेस को और सीमलेस और प्रोसेस ओरिएंटेड बनाने के लिए इन लोगों ने कुछ चेंजेस करे। पहले एप्लीकेशन सेबी खुद प्रोसेस करता था, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी का होता था, लेकिन उसके अंदर अगर आपको याद होगा शीतल जी, हमने एक फिजिकल बंच ऑफ डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया था विद, राइट? तो हमें पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी होती थी, उसके बाद फिर उसका प्रिंट आउट लेके पूरे बंच को सेबी के ऑफिस में जाके करना होता था। तो हमारा जो टाइम था टू एंड फ्रो का, वो सेबी ने कट डाउन कर दिया। अब सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो अब उन्होंने बीएससी को डेजिग्नेट कर दिया कि जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है वो बीएससी करेगा इंस्टेड ऑफ सेबी। सेबी का काम है लास्ट में एआई रन्स को चेक करना कि जो डॉक्यूमेंटेशन बीएससी ने प्रोसेस किया है क्या वो डॉक्यूमेंटेशन सही है, वो एआई रन होगा और उसके बाद जो सेबी का फीस पेमेंट का फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होंगी एंड देन दे विल गिव यू दी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो अब प्रोसेस है वो 2 से 2.5 महीने की, कैसे मैं आपको उसको ब्रेक डाउन करता हूँ आपके लिए। और उसमें क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन के डे से अराउंड 20 डेज ऑन एन एवरेज, 15 से 20 दिन आप एवरेज ले लो, 15 से 20 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगी। मींस फर्स्ट चेक हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पे कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग है और कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। सो दैट फर्स्ट मेल कम्स विद इन 15 to 20 डेज टू यू। करेक्ट। आई एम प्रिज्यूमिंग हर एप्लीकेंट उसको टाइमली अगर रिप्लाई कर रहा है, तो उस केस के अंदर आपकी जो दूसरी मेल है वो अनदर 10 डेज 12 डेज के बाद में आ जाती है कि हमें ये आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, और वो प्रोसेसिंग के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो सारा का सारा फॉर्म चेक करते हैं, उनकी चेकलिस्ट चेक करते हैं, एनेक्सर डिक्लेरेशन, जितना भी डॉक्यूमेंट का बंच होता है रफली अराउंड 70 to 18 डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा चेक होता है। और चेक होने के बाद वो आपको स्टेटस बीएससी की साइट पे पता लग जाता है कि आप की एप्लीकेशन जो है वो कौन सी स्टेज पे पेंडिंग है। इट इज पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी, इट इज पेंडिंग फॉर डेफिशिएंसी, और इट इज पेंडिंग फॉर दी फर्दर प्रोसेसिंग। वो स्टेटस आपको पता लग जाएगा। और रफली टोटल अगर टाइम की मैं बात करूं बीएससी लेवल पे, तो वो 1 से 1.25 महीने का टाइम रहता है, जब बीएससी पूरी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करके प्रोसेस करके सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के वो सेबी को आगे भेजने के पॉइंट पे आता है। अब इस पॉइंट पे वो फॉर्म जनरेट करते हैं और सेबी के पोर्टल पे बीएससी सबमिट करता है। अब तो इनिशियल चेक का जो 1 से 1.5 महीने का टाइम है वो बीएससी लेता है, 1 से 1.25 महीने 1.5 महीने हो सकता है वो टाइम। और जब बीएससी सेबी को सबमिट कर देता है, उसके बाद रफली अराउंड 20 से 25 दिन लगते हैं सेबी को प्रोसेस करने के अंदर। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर पेमेंट के लिंक्स भी आते हैं आपके पास, जो रेगुलेटर को पेमेंट जानी है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कैटेगरी, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट। और वो पेमेंट होने के बाद देन आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट होता है और सेबी की साइट पे आपका नाम रिफ्लेक्ट होना चालू होता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, टाइमली रिस्पॉन्स आपने सभी एडिशनल मेल्स का करा हुआ है, एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, सभी क्वेरीज को टाइमली आंसर करा हुआ है, इंक्लूडिंग अगर आपने टाइमली पेमेंट करी हुई है, तो आपकी एप्लीकेशन को अराउंड 2 to 2.5 months लगते हैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने में, जहां पे आपके पास सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से 2.5-3 महीने के अंदर मैक्सिमम सेबी रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। लेकिन मुझे एक पूछना है, जैसे हम एनआईएसएम की प्रिपरेशन करते हैं, ओके, अभी वही टाइम पे अगर सपोज मतलब क्योंकि हमें स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं वही सवाल मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर सपोज एक स्टूडेंट हमारे पास आया जो एनआईएसएम की प्रिपरेशन कर रहा है और वही टाइम पे वो पूछता है कि क्या हम एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी करें, तो क्या यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट आप ऐसी केसेस लेते हैं जहाँ पे स्टूडेंट का अभी तक एनआईएसएम जो है वो क्लियर, या वो एप्लीकेंट का अभी तक एनआईएसएम क्लियर नहीं हुआ है? हाँ, हम लोग ऐसे केस लेते हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई करता हूँ कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कंसल्टेंट को अप्रोच करते हैं एप्लीकेशन लगाने के लिए। अब वो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो आपका एनआईएसएम क्लियर है और आप सर्टिफिकेट का वेट कर रहे हैं, या एनआईएसएम अभी क्लियर नहीं हुआ, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको स्लॉट मिल गया, आपको एग्जामिनेशन जाके देना है, और उस टाइम पे आप कहते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो दोनों ही केसेस में हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं कि आपका एनआईएसएम पेंडिंग है तब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकती है, और अगर आपका एनआईएसएम कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट अवेटेड है, तब भी आपकी एप्लीकेशन तैयार हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो तीसरा केस है जहाँ पे एनआईएसएम क्लियर भी है, सर्टिफिकेट भी आ गया, वो तो ऑब्वियस केस है कि आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।
लेकिन जहाँ पे NISM इज स्टिल पेंडिंग, और वहां पे क्या एप्लीकेशन चालू कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है, हाँ वो एप्लीकेशन चालू कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, वो फाइल तभी होगी जब आपका NISM सर्टिफिकेट आएगा, बिकॉज NISM सर्टिफिकेट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो तो ये वो प्री रिक्विजिट हो गया। हाँ, राइट, मतलब यू कैन जस्ट गेट रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स बट यू कैन नॉट सबमिट इट। हाँ, यस, वो सबमिट नहीं हो पाएगा, सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, एप्लीकेशन भी रेडी हो जाएगी। तो जिस दिन आपका NISM आ जाएगा, हमें सिंपल वही एक डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। फिर देन के बाद एप्लीकेशन सबमिट करने का टाइम कुछ भी नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट आपका जो 10 से 12 दिन एप्लीकेशन सबमिट करने का टाइम रहता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं, उसमें हमारा प्रोसेस कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। कि हम पहले एक इनिशियल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं सभी से, तो चेक करते हैं, हम खुद रिव्यू करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन पोटेंशियली आ सकता है, तो क्या आपके पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर इन केस अवेलेबल नहीं है तो प्रॉबेबली ये सोल्यूशन हो सकता है, और इस सोल्यूशन के साथ हम जाएंगे। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली अवेलेबल था ही नहीं, और कोई उसका पोटेंशियल सोल्यूशन भी नहीं था, तो उन एप्लीकेशंस को हमने आउटराइटली मना ही कर दिया, कि क्योंकि वो पैसे वेस्ट ही होते हैं उनके, अगर वो एप्लीकेशन लगा भी देते तो वो रिजेक्ट हो जाती। तो क्योंकि एप्लीकेंट का पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए एक इनिशियल चेक हम अपने लेवल पे कर लेते हैं उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स का, कि वो डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई गैप है तो क्या हम उसको फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर वो फिल हो सकता है देन वी प्रोसीड अहेड, और उसके बाद वो एप्लीकेशन का सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चालू होता है। उसमें अराउंड 12 to 13 डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, 5 to 6 डॉक्यूमेंट हम आपको बना के देते हैं, प्लस जो एडिशनल डॉक्यूमेंट आएंगे फर्दर स्टेज पे वो हम आपको बना के देंगे। तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये प्रिपेयर करने का टाइम अराउंड 5 to 6 डेज रहता है। उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन होता है। तो अगर आप 10 से 12 दिन भी ऑन एन एवरेज पकड़ लें कि एप्लीकेशन प्रोसेस करने में, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो आप साइन करोगे, साइन करके दोबारा हमारे को वापस भेजोगे, तो वो जो फ्लो एंड फ्लो का एक मैकेनिज्म है ऑल्दो ऑनलाइन, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिग्नेचर करने में आपने लेट कर दिया, हमने डॉक्यूमेंट भेजे बट आपको साइन डॉक्यूमेंट नहीं आए, तो वी कांट फाइल दोज डॉक्यूमेंट्स। वो टोटल एवरेज टाइम अराउंड 10 से 12 दिन होता है। अगर वो 10 से 12 दिन अगर आप बचाना चाहते हो, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप NISM की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन उसी टाइम पे प्रिपेयर कर लीजिए। और तो पेंडिंग हैंड करना कभी भी अच्छा है, बिकॉज सारे लोग तो अभी ऐसे ही आ रहे कि हमें अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए। इतना जल्दी तो मतलब होगा नहीं। जल्दी NISM, क्योंकि सभी को पता है कि स्लॉट्स का भी प्रॉब्लम है, और प्रिपरेशन का तो जो टाइम लगता है वो तो मिनिमम लगना ही लगना है। और लेकिन ऐसा है कि सभी को ऐसा लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, और पीपल मतलब दुनिया जो है वो डिप्राइव हो रही है हमारी स्ट्रेटेजी नहीं ले रहे करके। तो अनलेस एंड अंटिल वी गेट अ लाइसेंस, जब तब तक लोगों को, दुनिया को इसका फायदा नहीं मिल सकता है। मोस्टली इसमें जो फॉल करते हैं वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग होता है, तो हमें उनको आजकल वही ज्यादा कांटेक्ट करते हैं। फटाफट से मेरे को लाइसेंस चाहिए। तो बस अभी मैं रिसेंटली ही 1 महीने पहले ही मैंने एक एप्लीकेशन हमने ली थी कॉर्पोरेट आर की। और आप ये मानो कि मेरे पास इतनी बार फोन आए हैं कि अभी हुआ, अभी हुआ, नहीं होगा वो, क्योंकि वो दे विल टेक देयर ओन टाइम, दे हैव सो मेनी एप्लीकेशंस, और उसके अंदर वो सभी को वो राउंड रॉबिन मेथड से ही वो प्रोसेस करते हैं। आपकी एप्लीकेशन एक बार आएगी, उसमें सारा कुछ देख लिया जाएगा, गैप आपको बता देंगे, फिर आप सबमिट करोगे, देन इट विल अगेन गो टू दैट लूप एंड इट विल कम बैक। तो वो आपको पेशेंस रखना ही रखना है 2 से ढाई महीने का। तो इसीलिए जो भी NISM करना चाहता है या करेगा, और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको टाइमली स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट ये 2 से ढाई महीने उसका उस पीरियड में निकले जहाँ पे उसको काम का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, क्योंकि कॉर्पोरेट आरए में कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है जहां तक हम्म, हमें पता है, हम्म, बट ये कितना कॉस्ट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन या पोस्ट रजिस्ट्रेशन? हम्म। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है द कॉस्ट ऑफ कंसल्टेंट जो आपकी एप्लीकेशन को प्रिपेयर कर रहा है, वर्सेस कॉस्ट ऑफ जो आप रेगुलेटर को पे करेंगे एज अ फीस, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जाएगी। मैं पहले रेगुलेटर फीस से चालू करता हूँ। कंसल्टेंट फीस वेरी करती है, वो 12,000 15,000 से लेकर 30,000 40,000 तक जा सकती है, तो मैं उसको अभी कंसिडरेशन में नहीं ले रहा। लेकिन मैं आपको रेगुलेटर की फीस का ब्रेकअप बताता हूँ कि इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर
और जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और टोटल फीस जो आपको देनी है वो अराउंड 15,000 के आसपास देनी होती है, राइट। उसके बाद आपके रिन्यूअल फीस आती है, वो हर 5-5 साल के अंदर ट्रिगर होंगी। ये 15,000 की फीस भी जो सेबी और बीएससी लेते हैं वो दो पार्ट्स में लेते हैं। एक होता है जब बीएससी डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर चुका होता है और सेबी के पास जा रहे होते हैं, एट दैट स्टेज एक पार्ट ले लिया जाता है। और जब सेबी अपनी साइड से डॉक्यूमेंट सारे प्रोसेस करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, उस सेकेंड पार्ट ऑफ फीस ट्रिगर होगा। तो एक पार्ट ये दो पार्ट्स में जाएगी फीस, तो अराउंड 15,000 के पास कॉस्ट आती है प्लस जीएसटी ऑफ कोर्स। और जो कॉर्पोरेट एप्लीकेशन की फीस है वो अराउंड आपकी 50,000 के आसपास इनिशियल फीस होती है और एक 5 लाख की आपकी और फीस जाती है जो कि अगले 5 साल के लिए वैलिड होती है। इंडिविजुअल में मीन्स अगर मैं कंपैरेटिव दूं तो इंडिविजुअल की जो फीस है 15,000 के आसपास है और कॉर्पोरेट की जो फीस है वो अराउंड 50,000 के आसपास है, राइट। मैं इसको जीएसटी इंक्लूड करके ही बोल रहा हूँ। और ये अराउंड 17,000 इंडिविजुअल की अराउंड 15,000 प्लस 18% जीएसटी के हिसाब से हो जाएगी। और जो आपकी रिन्यूअल अगले 5 साल की रिन्यूअल फी जो इनिशियल स्टेज पे आपने देनी है, जिसके लिए आपका लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड किया जाता है, वो इंडिविजुअल केस के अराउंड 10,000 है और कॉर्पोरेट केस के अंदर वो 5 लाख के आसपास है। वो ये जाएंगी आपकी रेगुलेटर को फीस। तो ये 5 लाख फी है कि 5 लाख डिपॉजिट है? नहीं, ये फीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। ये नॉन रिफंडेबल है। इट इज तो 1 लाख अभी ले रहे हैं इंडिविजुअल आरए से कुछ, तो एफडी के फॉर्म में ये यहाँ तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लेवल की फीस है। जो अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस, वो एप्लीकेशन फीस 2 पार्ट में जाएगी। जब बीएससी डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर लेगा, पहला पार्ट वहां ट्रिगर होगा, दूसरा पार्ट ट्रिगर होगा जब आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, तो एक फीस तब ट्रिगर होगी। उसके बाद आपसे 5 साल की वैलिडिटी की फीस एक इनिशियल स्टेज पे ली जाएगी, जो कि कॉर्पोरेट केस में 5 लाख और इंडिविजुअल केस में 10,000 रुपए। फिर ये रिन्यूअल फीस हर 5 साल बाद आप पर ले जाएगी। तो कॉर्पोरेट से वही फीस अगले 5 साल का जो ब्रैकेट है वो पूरा होने के बाद 4,95,000 लिया जाएगा आफ्टर 5 ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके। इंडिविजुअल के लिए इनिशियल 10,000 ले लिया आपने 5 साल के लिए, फिर जब वो 5 साल का पीरियड खत्म होगा तब आपके पास रिमाइंडर आएगा फीस पेमेंट का, रिन्यूअल फीस का, और उसके बाद फिर दोबारा आप 10,000 देंगे। तो बेसिकली